दिल्ली का बदनाम तंदूर मर्डर केस। 2 जुलाई 1995 रात के लगभग 11 बजे का वक्त था। नई दिल्ली के अशोका विहार रोड पर कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल सिंह अपनी पेट्रोलिंग की ड्यूटी पर निकले हुए थे। लेकिन तभी अचानक उनकी नजर उस इलाके के बगिया नाम के एक रेस्टोरेंट से निकल रहे धुएं पर गई। जब उन्होंने रेस्टोरेंट के गार्ड से उसके बारे में पूछताछ करने की कोशिश की तो उन्हें बताया गया कि हाल में हुए इलेक्शन के कुछ पुराने पोस्टर्स को वहां जलाया जा रहा था, जिसकी वजह से ये धुआं निकल रहा था। कांस्टेबल कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल सिंह वहां से वापस लौट गए, लेकिन कुछ ही देर बाद रेस्टोरेंट से उठती आग की लपटें और धुएं से आ रही एक अजीब सी दुर्गंध ने उन्हें इस बार चौकन्ना कर दिया। इस बार जब कांस्टेबल कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल बगिया रेस्टोरेंट पहुंचे तो एक दिल दहलाने वाला मंजर उनकी आंखों के सामने था। रेस्टोरेंट के बड़े से तंदूर में जो जल रहा था वो किसी इलेक्शन के पोस्टर नहीं थे, बल्कि एक लड़की की लाश थी। आखिर कौन थी ये लड़की और इसकी डेड बॉडी रेस्टोरेंट के तंदूर तक कैसे पहुंची? इन सवालों के जवाब इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले शख्स के पास ही हो सकते थे। पुलिस की तहकीकात शुरू हुई और सामने आया एक नाम, नैना साहनी। वो लड़की जिसे मौत के घाट उतारने के बाद उसके शरीर को तंदूर में जलाकर हत्या के सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल इस जुर्म की शुरुआत एक प्रेम कहानी से हुई थी, एक ऐसी त्रिकोणीय प्रेम कहानी जिसका अंत एक भयानक अपराध के रूप में हुआ, जो तंदूर मर्डर केस के नाम से कई सालों तक लोगों के दिलों दिमाग में खलबली मचाता रहा। सन 1989 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नैना साहनी NSUI की लीडर के रूप में अपनी पहचान बना रही थी। आगे चलकर नैना ने ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और उस दौरान नैना कई युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संपर्क में आई। इनमें सबसे खास था मतलूब करीमी नाम का वो युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जिसके साथ नैना साहनी के राजनीतिक ताल्लुक निजी संबंधों में तब्दील हो गए। नैना और मतलूब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मजहब की दीवार दोनों के बीच आ गई और इस रिश्ते का अंत इस समझौते के साथ हुआ कि दोनों इस रिश्ते को अच्छे दोस्त बनकर बरकरार रखेंगे। इसी वक्त नैना साहनी की जिंदगी में दस्तक दी सुशील शर्मा ने, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रदेश यूथ कांग्रेस के चीफ रह चुके थे। उस वक्त कांग्रेस में सुशील शर्मा की पहचान एक सशक्त पार्टी कार्यकर्ता के रूप में होती थी। सुशील के नाम और काम दोनों से ही नैना अच्छी तरह वाकिफ थी और सुशील पहले ही नैना की खूबसूरती के कायल हो चुके थे। मतलूब करीमी से अलग होने के बाद नैना और सुशील शर्मा की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का निर्णय लिया और नैना के मर्डर से ठीक 2 साल पहले 1993 में दोनों ने दिल्ली के बिरला मंदिर में शादी कर ली। नैना तब भी मतलूब करीमी के साथ एक दोस्त की तरह संपर्क में थी और ये बात सुशील शर्मा भी अच्छी तरह से जानते थे। तो क्या यही वजह थी नैना साहनी के मर्डर की? और मर्डर के वक्त कहाँ था नैना का पति सुशील शर्मा? इन सवालों के जवाब पुलिस को मिले बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार से, जिसे क्राइम स्पॉट पर पहुंचे ACP अशोक कुमार और एडिशनल पुलिस कमिश्नर मैक्सवेल परेरा की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। केशव कुमार ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि 2 जुलाई की रात सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना साहनी की डेड बॉडी लेकर उनके पास पहुंचे। नैना की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सुशील शर्मा और केशव कुमार ने उसे तंदूर में जलाने की कोशिश की। जब केशव कुमार से सुशील के बारे में पूछा गया तो उसने पुलिस को बताया कि कांस्टेबल अब्दुल नजीर और होमगार्ड चंद्रपाल के आ जाने के बाद मौका देखकर सुशील वहां से फरार हो गया। केशव कुमार के बयान, DNA टेस्ट और नैना के पूर्व प्रेमी और करीबी दोस्त मतलूब करीमी की शिनाख्त के बाद
पुलिस ने तंदूर से मिली लाश को नैना साहनी की लाश डिक्लेयर कर दिया। एक तरफ पुलिस की टीम सुशील शर्मा को तलाश कर रही थी, दूसरी तरफ नैना की डेड बॉडी की लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में बायोप्सी की गई और बायोप्सी की रिपोर्ट में नैना की मौत की वजह आग में जलने से होना बताया गया। लेकिन ये रिपोर्ट मैनेजर केशव कुमार के बयान से मैच नहीं करती थी, क्योंकि केशव कुमार ने पुलिस को कहा था कि जब सुशील नैना की बॉडी को लेकर बगिया रेस्टोरेंट पहुंचे तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। एक बार फिर नैना साहनी की बॉडी का बायोप्सी करने का डिसीजन लिया गया। इस बार डॉक्टर डीजी डोगरा की देखरेख में 3 अलग-अलग हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की एक टीम ने बायोप्सी की और सामने आई एक ऐसी रिपोर्ट जो पहले से काफी अलग और चौंकाने वाली थी। सेकंड बायोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक नैना के सिर और गर्दन से डॉक्टर्स को बुलेट्स मिली, यानी कि मौत की असली वजह थी नैना पर किसी की बंदूक से हुआ हमला। जुर्म की इस कहानी का एक हिस्सा परत दर परत खुल रहा था। जब मतलूब करीमी से नैना साहनी के बारे में पूछताछ की गई तो मतलूब ने पुलिस को अपने और नैना के बीच किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की बात से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि नैना उनके संपर्क में थी और एक दोस्त की तरह अब भी उनसे बात किया करती थी। अपने बयान में मतलूब करीमी ने कुछ ऐसा भी कहा जिससे सुशील शर्मा का एक अलग ही रूप निकलकर सामने आया। दरअसल सुशील शर्मा को लोग विनम्र और मदद करने वाले राजनीतिक शख्स के रूप में जानते थे, लेकिन मतलूब ने कहा कि शादी के कुछ वक्त के बाद से ही सुशील ने नैना के साथ मारपीट करना और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, जिसका जिक्र अक्सर नैना मतलूब के साथ किया करती थी। मतलूब का कहना था कि सुशील ने नैना को अपने गोल मार्केट स्थित फ्लैट में कैद करके रखा हुआ था। मतलूब ने पुलिस को ये भी बताया कि एक बड़े बिजनेसमैन की तलाकशुदा पत्नी इला के साथ नजदीकी संबंधों के चलते नैना और सुशील की शादीशुदा जिंदगी खत्म होने की कगार पर थी। बाद में इस बात का जिक्र रिपोर्टर अर्चना जहांगीरदार ने इंडिया टुडे के अपने 31 जुलाई 1995 के एक आर्टिकल में भी किया था, जिसमें अर्चना ने यहाँ तक लिखा था कि ईला ने सुशील शर्मा के बच्चे को भी जन्म दिया था। मर्डर के बाद फरार सुशील शर्मा ने भी 10 जुलाई 1995 को बैंगलोर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अपनी शुरुआती बयान में सुशील शर्मा ने पुलिस को बताया कि वो अपनी पत्नी नैना साहनी के मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि मर्डर की सुबह यानी 2 जुलाई 1995 को वो दिल्ली से अजमेर किसी मंदिर के दर्शन के लिए निकल चुका था। वहां से उसने सीधे बॉम्बे की फ्लाइट ली और फिर बॉम्बे से मद्रास के लिए रवाना हुआ। इसी दौरान इसे इस बात का पता चला कि नैना का मर्डर हुआ है और इसके इल्जाम में पुलिस उसे तलाश रही है। ये पता चलते ही उसने अपने लिए एक लॉयर एस अनंत नारायणन को हायर किया। उसके बाद तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में अपने बाल और दाढ़ी मुंडवाकर उसने अपने लॉयर के साथ बैंगलोर आकर सरेंडर कर दिया। हालांकि सुशील शर्मा ने पुलिस को अच्छी खासी मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी, लेकिन पुलिस ने सुशील शर्मा के बयान को झूठा मानते हुए सेशन कोर्ट में चार्जशीट दायर की और तब सामने आया नैना के निर्मम कत्ल का वो सच जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सुशील शर्मा के बयान के मुताबिक उन्हें शक था कि उनकी पत्नी नैना साहनी के अब भी अपने पूर्व प्रेमी मतलूब के साथ प्रेम संबंध थे। मर्डर वाली रात जब सुशील अपने घर लौट कर आए, उस वक्त नैना मतलूब के साथ फोन पर बातचीत करने में व्यस्त थी। इसी बात पर सुशील और नैना के बीच झगड़ा हुआ। नैना ने हमेशा के लिए विदेश जाने की बात की और सुशील ने नैना और मतलूब के रिश्ते पर सवाल उठाया। कहा सुनी इस कदर बढ़ गई कि गुस्से में आकर सुशील ने नैना पर गोली चला दी।
और बाद में सबूत मिटाने के लिए लाश को बगिया रेस्टोरेंट ले जाकर तंदूर में जलाने की कोशिश की। नैना साहनी के मर्डर केस की सुनवाई शुरू हुई और लगभग 1 साल बाद 9 मई 1996 में ट्रायल कोर्ट ने 5 लोगों को आपराधिक षड्यंत्र, हत्या और हत्या के सबूत मिटाने का आरोपी मानते हुए केस को आगे बढ़ाया। 7 नवंबर 1996 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सुशील शर्मा को अपनी पत्नी नैना साहनी की इरादतन हत्या के जुर्म में फांसी और मैनेजर केशव कुमार को 7 साल की कड़ी सजा का ऐलान किया। लेकिन सुशील शर्मा ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के विरुद्ध दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दायर की, जिसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील शर्मा की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उनकी मौत की सजा कम कर दी कि सुशील शर्मा द्वारा नैना साहनी की बॉडी को काटने का कोई सबूत नहीं था। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी सदाशिवम और जस्टिस रंजना देसाई और रंजन गोगोई के 3 जजों के बेंच ने सुशील शर्मा की सजा को बरकरार रखा और अदालत ने उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। और फिर 23 साल के बाद 21 दिसंबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुशील शर्मा को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या शक या धोखा, वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन अंजाम था एक अपराध, एक ऐसा अपराध जिसने एक पत्नी से उसकी जिंदगी छीन ली और पति से जीने की वजह।